हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। गाइस, सेशन एक बार इसे लाइव हो जाए, प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दीजिएगा। ऑलराइट, ओके, इट्स लाइव नाउ। थैंक यू सो मच। पता नहीं कभी कभी हमारे लैपटॉप को क्या हो जाता है या समझ नहीं आता है, कभी कभी हमारे ऐप को क्या हो जाता है। खैर, कोई बात नहीं। तो चलिए जरा शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और यहाँ पर देखते हैं कि आज सुबह तक की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो कॉपी पेन को तैयार रखिएगा, एक बार इसे क्लास के लिंक को शेयर करिएगा। और हाँ, रेगुलर करंट अफेयर्स ये आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ का यकीन नहीं होता है तो आप पेपर्स उठा के भी देख सकते हो। ऑलराइट, चलिए अच्छा, एक बारी से क्लास के लिंक को शेयर मार दो फटाफट से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अरे यार, मैंने कल भी न्यू ईयर विश किया था, तुम लोग मिस कर गए शायद। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छा, एंटोनियो, वाईफाई, पेस्ट्री, ओहो, चलो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलें फिर आगाज़ किया जाए, शुरुआत की जाए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ गया थॉट ऑफ द डे। और ज़रा देखते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे यहाँ पर क्या है। सुनिएगा, लोगों की निंदा से परेशान होके अपना रास्ता ना बदलना। बात समझ रहे हैं? लोगों की निंदा से परेशान होके अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। बस आपको यही चीज़ समझनी है। लाइफ में देखो, आपको क्रिटिसिज्म बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलेगा। अरे क्या कर रहे हो, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दिस इज़ वेरी कॉमन, आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भैया आजकल पेपर भी 3 साल में एक ही बार तो होता है, राइट। तो यहाँ पर कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपको यहाँ पे अपनी सफलता को लेके जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वहाँ पे आपको किसी तरीके से शर्माने की ज़रूरत है। नो, जो है सो है, ठीक है। सफलता इसलिए नहीं मापी जाती कि आपके, समझ रहे हो बात को, समझना है यहाँ पे कि आपने क्या पाया है, बल्कि इससे मापी जाती है कि आपने किन विरोधियों का सामना किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैलेंजेस जो हम लोग लाइफ में फेस करते हैं। बस हमेशा अपना जो भी आपका एम है उसके लिए आपको पैशनेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये मैसेजेस आते हैं कि मैम ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब जैसे कि रिजल्ट आ गया, यूपीएस आएगा कल रात में, आज सुबह सुबह मैंने उसको शेयर भी किया। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ हो, बहुत सारे का ना हुआ हो, बट द थिंग इज कि नेवर लूज होप। होप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आइए ज़रा यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पेशल क्लासेस के बारे में और फिर शुरुआत करेंगे सबसे पहली न्यूज़ के साथ में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे यहाँ पर कोई कभी भी कह दे कि भैया स्पेशल क्लासेस कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे होते हैं, उम्मीद करेंगे कि तुम बता लोगे। चलो सुनना, स्पेशल क्लास आपका होता है 10:15 बजे, लेकिन आज ये वाला क्लास आपका नहीं होगा। रीज़न भी, आज आपके 2 क्लासेज रहेंगे, एक शाम को 4 बजे, एक शाम को 8 बजे। और ये दोनों के दोनों क्लासेस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के ही रहने वाले हैं और दोनों क्लासेस आपके यूट्यूब के ही रहेंगे। तो प्लीज़ इस बात का थोड़ा खास ख्याल रखिएगा कि कौन सा वाला क्लास कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चंदन, मुस्कान, मौसमी, मिष्टू, नाग, टूरू, पेस्ट्री, आई एम ऑल गुड, निक्की, बंगाली बाबू, चंदन, रोहित, अतानु, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। राजवंशी, सुष्मिता, बंटी, वेरी गुड मॉर्निंग। मोत्रिशा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए अच्छा, आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ के साथ। पहचान कौन, जल्दी बताओ ये कौन है। और हाँ, न्यू ईयर तो देखो हो गया है ना, बट आई एम स्टिल वेटिंग कि सिवई कब खाने को मिलेगी, ठीक है। कभी कभी सिवई की बड़ी याद आती है। चलो अच्छा, चले फिर आगाज किया जाए। ऑल सेट टू गो। अक्षत, राधे राधे, पूजा, मनाइका, मोनिका, प्रतिभा, विक्की, अभय, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए यहाँ पे बात शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आपके सामने आती हुई जो कि जुड़ी हुई है WTO से। किसके साथ में है? WTO, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ में जुड़ी हुई एक न्यूज़ है। और ये कौन है? ये हैं WTO की हेड, जिनका नाम क्या है? ओकान जुआन थी। आइए जरा बात करेंगे, सुनिए हुआ क्या। सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में WTO के द्वारा ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ को यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है, यानी कि बताया गया है कि अगले वाले समय में, आने वाला जो समय है 2022 का, इसके अंदर जो ग्रोथ होगी वो यहाँ पर पहले WTO के द्वारा बताई गई थी कि 4.7% रहेगी, लेकिन अभी हाल ही में इसको डिक्रीज कर दिया गया है WTO के द्वारा। सवाल में पूछा जा रहा है कि डिक्रीज करके कितना परसेंटेज बताया गया है और डिक्रीज क्यों किया है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितना बताया गया है?
3%। कितना बताया गया? 3% यहाँ पर बताया गया है। चलिए आइए जरा यहाँ पे बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से इस पूरी कहानी को। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये है WTO। अभी जो WTO नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पुराना नाम क्या था? गैट्स। और आप पेपर उठा के देखना, ये सवाल बार बार बनाया गया है। इसका नाम कब बदला गया? 1995 में इसका नाम बदला गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसका काम क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करना। क्या करेगा? इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करने का काम इसका होता है। नेक्स्ट पॉइंट, WTO के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन मिलती है जिसका नाम होता है ट्रिप्स। क्या नाम है? ट्रिप्स। और ये क्या करती है? GI टैग भी देती है और कॉपीराइट भी यहाँ पर इसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये भी इसी के द्वारा दिया जाता है। ये पूछा जाता है पेपर में, ये मत सोच लिया करो अरे मैम ने लिख दिया कहानी खत्म, ये पेपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब ट्रिप्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फाइन। अब यहाँ पे पॉइंट ये आया कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं ओकांजो आंटी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। चलिए ये तो बातें हो गई। अब WTO ने क्या कहा है? WTO ने ये कहा कि हमारे हिसाब से, ठीक है, हमारे हिसाब से 2022 में जो पूरी दुनिया के अंदर व्यापार होना था, जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड होना था, वो 4% से भी ज्यादा होना था। लेकिन रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस को देखते हुए ये जो परसेंटेज बताया गया था इसको डिक्रीज कर दिया गया। और कितना बताया है? कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3% की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये तो हो गया 2022 का, 2021 का क्या सिनारियो था? तब तो कोविड भी था, है ना। तो 2021 की अगर आप बात करोगे तो इनका जो ग्रोथ रेट था वो कितना था? 4.7% था। कितना? 4.7% था। अब अगले साल कितना होगा? यानी कि इन्होंने 2023 का भी यहाँ पे पूरा ब्यौरा बता दिया कि 2023 में कितना होगा। कह रही हैं कि 2023 में जाके ये कितना होगा? 3.4 होगा। कितनी दूर की सोच लेते हैं? पहले सोच लेते हैं फिर बाद में अपनी बात को बदल लेते हैं। पढ़ना किसको पड़ता है? तुम लोगों को। पढ़ाना किसको पड़ता है? मुझे। भाई एक बार में सोचा करो ना। तो इन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में 3.4% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इन्होंने बताया है इंडिया की GDP के बारे में भी। इन्होंने बोला है कि हमने सोचा था कि इंडिया की जो GDP है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगी, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि इंडिया की जो GDP है वो 9% के हिसाब से डिक्रीज करेगी। ओके। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा चाइना की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि चाइना के यहाँ पर 0 कोविड पॉलिसी चल रही है, खाने को भी नहीं है वहां पे। तो कल ही पढ़ाया था मैंने आपको। तो यहाँ बोला गया कि चाइना की जो GDP होगी वो 7% से गिरेगी। अच्छा ठीक है। इन्हीं सब बातों के बीच में वर्ल्ड बैंक ने सोचा, वर्ल्ड बैंक ने, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक ने सोचा अरे यार सारे देशों की बात हो रही है बट कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ, भाई साहब ये ग्रोथ शब्द लगाने यहाँ पे गलत था शायद। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ होगी वो कितना % होगी? 4.3% रहेगी आने वाले समय में। बड़ी अच्छी बात बताई है इन्होंने। कितना? 4.3% आपको मिलेगा पाकिस्तान की ग्रोथ। क्या कहना है आपका? कुछ कहना है इस बारे में? मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, मतलब दिल में मत रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की ग्रोथ भी बता दी इन्होंने। तो इतना सारा तीम झाम इन्होंने बता डाला कल। चलो ठीक है, अब बताने को क्या कहें, बताना था बता लिया। लेकिन समझिएगा, अगर आपसे वर्ल्ड बैंक और IMF पूछा जाएगा तो ये दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं। और इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC के अंदर मिलता है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मालपास हैं। लेकिन अगर आपसे IMF की हेड पूछी जाएंगी तो क्रिस्टियाना जॉर्जिवा हैं। यहीं पर IMF में अभी हाल ही में एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कौन है? ये पहली पोस्ट है और पहले भारतीय को ही अपॉइंट किया गया। क्या नाम है? गीता गोपीनाथ। वर्ल्ड बैंक के अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज 189, IMF के अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज 190। नया वाला मेंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा 190 में? तो ये है एंडोरा। कौन है? एंडोरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल की बात आ जाए कि वर्ल्ड बैंक के अंदर, मेरा सवाल, वर्ल्ड बैंक के अंदर
आइलैंड कंट्री कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा, ठीक है। चलो AIIB की बात कर लेते हैं। जब हम AIIB की बात करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बीजिंग के अंदर है, और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो हेड बनाए गए वो उर्जित पटेल जी को बनाया गया है। भैया आंसर आया क्या? आंसर आया क्या? आइलैंड कंट्री पूछी है। अरे विश यू हैप्पी बर्थडे। हाँ जी, आइलैंड कंट्री मैंने पूछी है, कंट्री आइलैंड कंट्री पूछी है, कंट्री नहीं पूछी है। शिचिल्स है, गलत। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे? चलो बता देते हैं। नूरू क्या हो जाएगा? नूरू जो है वो इसकी आखिरी आइलैंड कंट्री है जो इसका हिस्सा बनी है। अगला, गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर पूरी दुनिया में कौन बना है? चाइना बना है। और दूसरे नंबर पे कौन बन गया है? इंडिया बन गया है। कहा जा रहा है कि 2021 से लेके 2022 के अंदर जितना भी गोल्ड इंपोर्ट किया गया है उस डेटा के हिसाब से चाइना के यहाँ पर सबसे ज्यादा गोल्ड आया है, और हमारे यहाँ पे भी जो गोल्ड आया है वो पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो गया। कितना हो गया? तो ये समझिएगा, पहले कितना था? करीबन 33% आया करता था, इस बार 46%। इस बार कितना? 46% इंडिया ने इंपोर्ट किया है। अगला, एग्रीकल्चर अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इस बार का जो डेटा था वो काफी ज्यादा एक्सीड कर गया, और यहाँ पे करीबन $50, समझ रहे हो, बिलियन का यहाँ पे इंडिया को एक्सपोर्ट देखने को मिला। अगला, लेटेस्ट मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो मेरा सवाल यही आइलैंड वाला था, इसका आंसर क्या बनेगा? नूरू इज द करेक्ट आंसर। और नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है? 189 कंट्रीज आपको मिलेंगी। अगला, एडीबी के द्वारा इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी बताई गई है? एडीबी के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक को जारी किया, जिसके अंदर इंडिया की जो जीडीपी बताई गई है वो कितना % बताई गई है? ये है 7.5%। अगला, फिकी ने इंडिया की जीडीपी रेट कितना बताया है? फिकी ने इंडिया की जीडीपी रेट कितना बताया है? 7.4%। और अगला है कि यहाँ पे इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम क्या है? क्रिसिल, इनके द्वारा इंडिया की जीडीपी कितनी बताई गई है? तो ये हो जाएगा 7 से लेके 7.2%। ये बेटा जीडीपी बताई गई हैं, बट मैं आपको सच सच बताऊं, जीडीपी के ऊपर पेपर में सवाल बहुत ही रेयर केस में आता है, बट हर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बार बार जीडीपी को चेंज कर रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरी न्यूज पे चलते हैं। यूएन का इकोसोक क्या है? यूएन का इकोसोक। तो आइए जरा यहाँ पे बात करते हैं हमारे देश की। अब यार देखो, बात तो वही है ना कि जब इंडिया की जीडीपी ऐसी हो रही है तो बाकी कंट्रीज का तो आप समझ ही सकते हो, और वो भी वो कंट्रीज जो कि इंडिया की नेबर कंट्रीज हैं, तो वहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल में कहा जा रहा है कि इकोसोक के अंदर टोटल आपको कितने सदस्य देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट, जब आप यूएन की बात करते हो, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है, और इसके अंदर टोटल 6 बॉडीज आती हैं। कितनी? 6 बॉडीज आती हैं। इसके अंदर एक बॉडी जो है उसका नाम है इकोसोक। क्या नाम है? इकोसोक। और इस इकोसोक के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? 54 है। कितने हैं? 54। और इन मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। तो इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। तो अब हुआ क्या है, आइए जानते हैं। हुआ यहाँ पर ये है कि इंडिया को इलेक्ट किया गया है। इकोसोक के अंदर 4 अलग अलग बॉडीज बनी हैं। उसके लिए बात को समझना, यूएन एक बॉडी है, यूएन के अंदर टोटल 6 बॉडीज हैं, जिसमें से एक बॉडी का नाम इकोसोक है, और इकोसोक के अंदर 4 बॉडीज हैं, और इन 4 बॉडी के लिए इंडिया को एज अ मेंबर चुना गया है। कब से कब तक? 2022 से लेके 2027 तक। ये बात को थोड़ा समझना, बात को थोड़ा समझिएगा कि ये हायरार्की क्या है। पता चला तुम कह के आ जाओ कि इकोसोक नहीं, यहाँ यूएन के लिए मेंबर चुना गया। नो, यूएन के लिए मेंबर नहीं है बेटा, ये इकोसोक के लिए मेंबर चुना गया है। अच्छा, अब ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये समझो कि ये जो इंडिया को मेंबर चुना गया है, ये कौन कौन से 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इकोसोक के अंदर जिसके लिए इंडिया को मेंबर चुना गया। तो सुनिएगा, इकोसोक के अंदर पहली जो बॉडी है वो है कल्चरल बॉडी, ठीक है, कल्चरल बॉडी। दूसरी जो बॉडी है वो है सोशल बॉडी।
तीसरी बॉडी जो यहाँ पर है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देख रहे हो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी आपको यहाँ पर अलग से देखने को मिलेगी। और चौथी बॉडी जो है वो है इकोनॉमिक बॉडी। कौन सी? इकोनॉमिक बॉडी। यानी कि इकोसोक के ये 4 बॉडी हैं, इन चारों के लिए इंडिया को चुन लिया गया। चलो ठीक है, अब ये तो बात ठीक है कि इंडिया को चुन लिया गया है, लेकिन एक बात समझिएगा, ये जो कल्चरल और सोशल वाली बॉडी है इसके हेड के रूप में भी एक भारतीय का अपॉइंटमेंट किया गया है। यानी कि कल्चरल एंड सोशल बॉडी जो है इसके लिए अभी हाल ही में एक भारतीय का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट हुआ किसका है? तो ये अपॉइंटमेंट है प्रीति सरन का। किसका? प्रीति सरन का। एक्चुअल में इनका अपॉइंटमेंट नहीं, एक्चुअल में इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। आप जितने भी न्यूज़पेपर्स में देखेंगे मैक्सिमम जगह पर आपको अपॉइंटमेंट लिखा हुआ दिखेगा, बट ये पहले से ही यहाँ पर अपॉइंटेड थी। समझ रहे हो? बस इनका रीअपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि इन दोनों बॉडी के लिए इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट है। अच्छा मैम, चलो ये तो सब बातें शातें हो गई। अब आप हमको ये बताओ कि ये तो बात हो गई है, राइट? ये रही यूएन की 6 बॉडीज। फाइन, आप समझिएगा यूएन जो है इसको बनाया कब गया था? 1919 में बनाया गया। इसका पुराना नाम क्या था? लीग ऑफ नेशंस के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इसको यूएन का नाम कब दिया गया? तो 1945 में इसको यूएन बनाया गया। इसका काम क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। हमारे देश के अंदर भी एक आर्टिकल आता है जो कि कहता है कि राज्यों को कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है वो हमेशा मेंटेन रहे। वो आर्टिकल नंबर क्या है? आर्टिकल नंबर 51 है। अगला पॉइंट, यूएन के प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो हेड कौन है? किसके? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये हो जाएंगे अब्दुल्ला शाहिद। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये मालदीव से बिलोंग करते हैं। अगर कहा जाता है यूनाइटेड नेशन, ये तो जनरल असेंबली है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के हेड कौन है? तो ये हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। अगले पॉइंट पे आइए, इंडिया क्या यूएन का मेंबर है? यूएन के देखो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें टोटल 10 मेंबर हैं और इंडिया जो है वो इसी का पार्ट है। सवाल, मुझे ये बताओ, एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, 4 देशों का एक ग्रुप बना हुआ है, उसका नाम आप मुझे बताएंगे जो दावेदार हैं कि वो यूएन के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। उस ग्रुप का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। अगला पॉइंट समझिएगा कि यूएन के अंदर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? टीएस त्रिमूर्ति जी। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के कौन है? हेड है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है। आपको याद होगा अभी हाल ही में इंडिया के अंदर भी एक अपॉइंटमेंट हुआ था कंट्रोलर जनरल अकाउंट का। कैग नहीं है बेटा, ध्यान से। ये कौन बनाई गई है? ये सोनाली सिंह बनाई गई हैं। कौन है? सोनाली सिंह का अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली किया गया था। कहाँ रह गए? क्वाड G4, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। कौन सा ग्रुप है वो? G4 है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉफी क्लब कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफी क्लब कहते हैं। इसके ऊपर सवाल सिर्फ और सिर्फ सीडीएस या फिर यूपीएससी पूछेगा और कहीं नहीं आएगा, बट जब हम आपको हर लेवल के लिए पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये वो बॉम्ब सवाल है जो तुम कहीं पे किसी से भी पूछ लो, सामने वाला 4 बार सोचेगा, समझे? चलो अच्छा, ये तो बात हो गई यूएन के बारे में। अब सवाल ये आया कि मैम ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर कितना होता है? तो ये 2 सालों का होता है। अच्छा, इंडिया की तरफ से कोई अभी यहाँ पर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव? जी हाँ, कौन? विजय लक्ष्मी पंडित जी। इनका नाम याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर यूएन में हिंदी में स्पीच किसके द्वारा दी गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी। यूएन के अंदर हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए किसने कहा था? सुषमा स्वराज जी के द्वारा बोला गया था। यूएन में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 6 लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इतनी बातें बच्चा अगर आपने याद कर ली तो आपका यूएन के ऊपर कोई भी जो सवाल है वो गलत नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। अरे वाह, वेरी गुड दिव्या, गुड, वेरी गुड। चलिए सुनिए भैया, स्कॉच अवार्ड। एक तो भाई साहब इतने स्कॉच अवार्ड मिलते हैं, इतने स्कॉच अवार्ड मिलते, स्कॉच अवार्ड है, कुछ और मत समझ लेना। तुम लोग का तो वैसे ही वाला है। अगर मैंने बोला शॉम्पेन ट्राइब, हाँ, कहाँ पे पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार बाद में दिमाग में आएगा, दिमाग में पहले कुछ और आ जाएगा। उसी तरीके से स्कॉच अवार्ड्स दिए गए। ये 80th एडिशन का आयोजन किया गया। चलिए आइए बात करते हैं। सुनिए,
सवाल में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से हाँ बच्चा G4 के अंदर इंडिया है, इंडिया भी है, इटली भी है, ब्राजील भी है, पाकिस्तान भी है, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड दी 1 गोल्ड मेडल एंड 1 सिल्वर मेडल, यानी कि स्कॉच समिट का आयोजन किया गया जो कि 80th नंबर की थी, दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, आंसर करके बताइए। एनटीपीसी, कोल इंडिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल। इसका करेक्ट आंसर बनेगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। चलो अच्छा, अब बात करेंगे इस अवार्ड के बारे में। पहला पॉइंट, ये जो स्कॉच अवार्ड है ना, एक्चुअल में ये काफी सारे फील्ड्स में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपने कुछ एक फील्ड में अच्छा काम कर दिया, नहीं। अगर आपने सोशल फील्ड में अच्छा काम किया है, आपने एनवायरमेंट के फील्ड में अच्छा काम किया है, आपने स्टेट वेलफेयर के लिए अच्छा काम किया है, एनी फील्ड, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया, कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ये बिल्कुल वैसे ही अवार्ड है। अच्छा, तो अब इसका 80th एडिशन था, कहां पर, दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। अब यहाँ पे अवार्ड किसको दिया गया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट को अवार्ड दिया गया। अभी हाल ही में आपने देखा था माइनिंग डे या फिर माइनिंग अवेयरनेस डे का आयोजन किया गया था। ये भी आप बताइए कि माइनिंग डे अभी हाल ही में कब मनाया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएम मोदी। ये बताओ माइनिंग डे कब मनाया गया। तो ये जो नेशनल लेवल पर हमारे यहाँ पे मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसको 2 अवार्ड दिए गए, लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री के साथ में काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ। ये 12 तारीख कौन बता रहा है भाई मेरे, हाँ 12 तारीख कौन बता रहा है, 4 अप्रैल था। ओके चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर में ये काम करता है। अच्छा, और यहाँ से क्या हमारे काम का है, दूसरा हमारे काम का ये है कि इनको जो 2 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इन्होंने यहाँ पर जितनी भी जगह पर माइनिंग की है वहाँ पर इन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि वहाँ पर जो आबादी रहती है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनको कोई दिक्कतें ना आए, इस बात का ख्याल रखा गया। दूसरा क्या किया, दूसरा इन्होंने फोकस किया डिजिटल इंक्लूजन के ऊपर कि हमारा जितना भी पेपर वर्क है उसे हमें क्या करना है, डिजिटल फॉर्मेट पे लेकर आना है। तो ये 2 कैटेगरी हैं जिसके अंदर यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया, समझ गए। तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आएगी। अब याद करो वो दिन जब मैंने आपको कल बताया था स्कॉच अवार्ड के बारे में। इससे पहले स्कॉच अवार्ड जो है किसको मिला था, ममता बनर्जी जी को मिला था, और उसके साथ साथ स्कॉच अवार्ड एक और पर्सन को दिया गया था, वो कौन थे, YSR रेड्डी जी। इन दोनों लोगों को स्कॉच अवार्ड से ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, ये तो बात हो गई स्कॉच अवार्ड के बारे में। अब बताओ सेबी, पहला लिखा हुआ है सेबी। सेबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ये है क्या, सिक्योरिटी एक्सचेंज है, यानी कि इंडिया के अंदर जितना भी आपका सेंसेक्स वगैरह है, इन सबको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सेबी की होती है। इसकी हेड कौन बनाई गई है, अभी कल ही मैंने आपको बताया था, माधवी पुरी। कौन है, माधवी पुरी। अगला लिखा है सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको लखनऊ के अंदर मिलेगा। लखनऊ के अंदर ही आपको अटल कॉन्वोकेशन सेंटर भी देखने को मिलता है। ये सवाल पूछा गया था यूपीएसआई के अंदर कि अटल कॉन्वोकेशन सेंटर कहां पर लोकेटेड है, तो ये लखनऊ के अंदर लोकेटेड है। सिडबी के हेड कौन हो जाएंगे, सिडबी के हेड कौन है, एस रमन। कौन है, एस रमन प्रेजेंट टाइम के इसके हेड है। अगला एनपीसीआई, ये क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंटरफेस, यानी कि यूपीआई को लॉन्च करेगा, भीम ऐप को लॉन्च करेगा, क्यूआर कोड को भी यही लॉन्च करता है। अभी हाल ही में यूपीआई नेपाल के अंदर आया, नेपाल में जब लॉन्च किया गया तो ये चौथा देश बन गया। क्यूआर की अगर बात करोगे तो क्यूआर का इस्तेमाल अब किया जाएगा कश्मीर के कारपेट्स के ऊपर, ठीक है, और इनको भेजा जाएगा कहां पर, जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट सुनिएगा, एनपीसीआई को बनाया कब गया, 2008 में। काम कब से शुरू किया, 2009 से। किसके अंडर में आता है, आरबीआई के अंडर में आता है। अगला यूआईडीएआई, ये कब बना, 2009 में। आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड है ना, इसी के अंडर तो आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम पे, इसके हेड कौन है, सौरभ गर्ग। कौन है, सौरभ गर्ग
प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड हैं। ठीक है, चलिए अच्छा अगले पे आइए। आर्मी हेड के रूप में भी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? मनोज पांडे जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि रिटायरमेंट होने वाला है ना उनका 30 तारीख को, तो ये नए अपॉइंट किए जाएंगे। फागुनी नायर, क्या मिला इनको अवार्ड में? एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, और साथ में सेल्फ मेड बिलियनियर। क्या है? सेल्फ मेड बिलियनियर। कौन सी रैंकिंग है? नंबर 10 है। श्रीशा बांदला, ओहो, पहला नाम कल्पना चावला, दूसरा नाम सुनीता विलियम्स, तीसरा नाम श्रीशा बांदला। ये 3 पर्सनालिटीज हैं या 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये कहाँ जा चुके हैं? स्पेस पे ट्रैवल कर चुके हैं। अगला सुनिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता के अंदर है। इसकी हेड अभी हाल ही में पहली बार किसी फीमेल को अपॉइंट किया गया जिनका नाम क्या है? धृति बैनर्जी। ये सवाल अभी पूछा गया था उत्तराखंड पीएससी के अंदर। ठीक है, धृति बैनर्जी। तो ये वो पॉइंट्स हैं बच्चा जो आपको यहाँ पे हर हालत में मालूम होने ही चाहिए। ये देखो, अब बात करेंगे थोड़ा खाने पीने की, है ना। हाँ, खाने की बात आती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ठीक, चलिए सुनिएगा। और एक चीज और, ये जो हम तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं प्लीज इनको नोट डाउन मत किया करो। ये एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हारी कॉपी में लिखे हुए हैं, सिर्फ हम तुम्हें रिकॉल करा रहे हैं। सिर्फ जो एनालिसिस का पेज होता है वो कॉपी में लिखा करो। ठीक है, चलिए आइए बात करेंगे मिड डे मील के बारे में। तो पहले तो जानते हैं कि भैया मिड डे मील होता क्या है, फिर सवाल पे चलेंगे। देखिए, मिड डे मील जो है ना, ये आपको कहाँ? प्राइमरी क्लासेस में। कितने लोगों ने प्राइमरी क्लासेस पढ़े हैं और कितने लोगों ने जंप किए हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार से बताओ। दूसरा पॉइंट, ये अपर प्राइमरी क्लासेस में भी होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि केजी, नर्सरी इनमें नहीं मिलता है, या ऐसा भी नहीं है क्लास 5, 6, 7, 8 में नहीं मिलता। मैक्सिमम जो है वो क्लास 8 तक होता है। ठीक, क्या? मिड डे मील। अब मिड डे मील की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है खाना पीना, है ना। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम खाने पीने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, मिड डे मील का 2 काम होता है, पहले वो समझो। मिड डे मील का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चों को स्कूल के अंदर एनरोलमेंट कराना, यानी कि बच्चों का स्कूल के अंदर एडमिशन कराना। इसका जो दूसरा एम है, दूसरा एम ये है कि जब बच्चा स्कूल के अंदर एडमिशन लेगा तो उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको भी हम सुधारने का काम कर सकते हैं। इसलिए मिड डे मील योजना को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको ग्रेन्स मिलेंगे, दालें मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, और ऑयल और फैट वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। अब हुआ क्या है, चलिए जानते हैं। सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने बोला है कि वो अपने यहाँ पे मिड डे मील के अंदर एग को इंक्लूड करेगा? किसमें? मिड डे मील योजना के अंदर स्कूल के बच्चों के लिए। कौन सा स्टेट होगा? यू आर सेलेक्टेड इन यूपीएसआई, मुबारका। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटका इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं कि हुआ क्या। ये देखिए, जितने लोगों के घर के अंदर प्राइमरी एजुकेटर्स होंगे यानी कि प्राइमरी टीचर्स होंगे, उन बच्चों ने तो बहुत पास से ये सब चीज़ें देखी होंगी। अगर किसी के मम्मी या किसी के पापा या किसी की बहन भाई होगा तो दे हैव सीन, मतलब उनको ये चीज़ पता होगी। तो आइए ज़रा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सुनिए, कर्नाटका। कर्नाटका इंडिया का सबसे पहला वो स्टेट बनने जा रहा है जो क्या करेगा? अपने यहाँ पे मिड डे मील के अंदर एग को इंक्लूड करेगा। यहीं से शुरू हो गई कंट्रोवर्सी। क्यों शुरू हो गई कंट्रोवर्सी? इसलिए शुरू हो गई जैसे कि मान लो हम लोग को ऐसे टाइफॉइड हो जाता है ना, या मान लो कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं एग खाया करो, इट्स गुड फॉर हेल्थ। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब हमारे जैसे लोग हैं, हमको तो एग में ही स्मेल लगती है, तो हम तो देखो छू भी नहीं सकते। तो यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी होती है वो सिंपली इस बात पे होती है कि कुछ बच्चे होंगे जो खाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो नहीं खाएंगे, तो इसको मत इंक्लूड करिए, ऐसा कहा जाता है। बट कर्नाटका कह रहा है कि न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसको इंक्लूड करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मिड डे मील योजना जो है, मिड डे मील योजना जो है, इसके अंदर बच्चों का जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे हमें क्या करना है? बेहतर बनाना है। अब आप कहेंगे कि मैम ये जो मिड डे मील होता है तो क्या इसमें कच्चा खाना मिलता है? मतलब एक कटोरी में मान लो ऐसी सूखी दाल भर के दे दी, चावल भर के दे दिया, क्या ऐसा होता है? नहीं, इसके अंदर हॉट कुक्ड फूड ही देना पड़ता है। खेल हो जाएगा भाई।
अगर यहाँ पे शब्द मिस कर गए तो खेल हो जाएगा। इसके अंदर हॉट कुक्ड फूड ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं वहां पे कच्चा खाना ले जाके दे दिया, नो इट्स नॉट सो। अब इसमें क्या है, खाना जो होगा वो यहाँ पे पका के आपको बच्चों को सर्व करना पड़ेगा। तो कर्नाटका यहाँ पे इसको इंक्लूड करेगा। अच्छा, मिड डे मील का जब कॉन्सेप्ट आता है तो मिड डे मील जो है ये कौन से स्कूल के बच्चों को या फिर कौन से क्लास के बच्चों को मिलता है, तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने इसको लागू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी हो जाएगी, अरे भाई खाने की बात है और पढ़ाई की बात है, दो ही तो मिनिस्ट्रीज यहाँ पर होंगी। पहली यहाँ पर हो जाएगी कौन सी, एजुकेशन मिनिस्ट्री। दूसरी यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, तुम बताओगे, हमें बताना है। एक तो हो गई एजुकेशन मिनिस्ट्री, दूसरी कौन सी होगी, जल्दी से बताओ। कच्चा बादाम खाएंगे, रुक जाओ बेटा तुम बताओ। एक तो ये हो गई, दूसरी कौन सी हो जाएगी, विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्ट्री। इन दोनों मिनिस्ट्रीज के द्वारा इसको लागू किया गया था। सबसे पहली बार मद्रास के अंदर जो वहां पर गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे वहां पर इसको लॉन्च किया गया था 1925 में। तो लगा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत मजा आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ऑल ओवर इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया कब, 1995 में। और 1995 में जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो सबसे पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बार कहाँ आया, तमिलनाडु के अंदर आया। क्लास 1 से लेके 5th तक, ध्यान दीजिएगा, क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक। लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया, कहा गया कि भैया क्लास 5th के बाद में भी तो बच्चे पढ़ते हैं, तो 2007 में इसको बढ़ा दिया गया क्लास 8th तक। कहाँ तक, क्लास 8th तक। तो पहला पॉइंट, कर्नाटका एग को इंक्लूड करेगा मिड डे मील के अंदर। न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए हॉट कुक्ड फूड ही प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिड डे मील 1 से 8 तक के बच्चों को मिलता है। एजुकेशन एंड विमेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मद्रास में सबसे पहले 1925 में आया, बाद में इसे मिड डे मील का नाम दिया गया 1995 में। तमिलनाडु में पहली बार क्लास 1 से 5th तक, लेकिन 2007 में इसको क्लास 8 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसका नया नाम तो बता ही नहीं रहे हो तुम, प्रधानमंत्री पोषण योजना। नया नाम क्या है इसका, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से इसको जाना जाता है। अब जरा एक बात को समझिएगा, हम यहाँ पे इतना फोकस कर क्यों रहे हैं इसके ऊपर, नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो ज़रा इस बात को समझिएगा कि हमारा जो फोकस है वो इसके ऊपर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, अगर हम इस इंडेक्स को ध्यान में रखें तो हमारी जो रैंकिंग है 2020 में अगर देखा जाए तो कितनी थी, कोई बताएगा। 2020 पूछा, जरा देख के आंसर करना भाई, गड़बड़ा मत दियो। सुनो कितना हो जाएगा, 94। अगर 2021 की बात करोगे तो यहाँ पर शगुन के साथ में 101 आपको इंडिया की रैंकिंग मिलेगी, सॉरी 101 आपको इंडिया की रैंकिंग मिलेगी। तो ये हमारे यहाँ पे रैंकिंग चल रही है ग्लोबल हंगर की। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है, ये कानून बना है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि हर किसी को क्या होगा, खाना प्रोवाइड किया जाएगा। ये कब लागू किया गया, 2013 में इसको लागू किया गया था। तो ये पॉइंट आपके पेपर में छपेगा, ठीक है। चलिए आइए बात करेंगे, बात करेंगे। अच्छा पहले कर्नाटका के बारे में कुछ बातें बताते हैं, तब चलें आगे। सुनो, कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु, इसके संस्थापक कैंपगौड़ा, सभी लोगों को मालूम है। दूसरा पॉइंट, इसको राज्य का दर्जा 1 नवंबर को दिया गया। ये अपना हैप्पी बर्थडे मनाता है। 1956 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। अगर पूछा जाए कि इसके अंदर विधानसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, नंबर ऑफ सीट्स पेपर में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा 2 to 4 है। इसमें एंग्लो इंडियन नहीं जोड़ी है मैंने, ठीक है। अगर यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद ये सब पूछा जाए तो भी पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं, 28 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 12 हैं। ये तो बात हो गई, लेकिन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 31 है। नया वाला कौन सा है, विजयनगर। सवाल, विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेवराय जो थे वो तो फेमस पर्सन थे ही थे, वो तो सबको पता है। मुझे बस ये जानना है कि इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है। इसके फाउंडर का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। अगला पॉइंट सुनिएगा, यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, कन्नड़ भाषा है। और यहीं पर अभी हाल ही में अवसर नाम का एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
के द्वारा। यहीं पे आपको पेम्पा सरोवर लेक मिलेगा। क्या है? पेम्पा सरोवर लेक। ये लेक भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। अभी हाल ही में यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो एक डांस जो था वो बहुत बार पूछा जाता है, यक्षगंग डांस फॉर्म। ये क्या है? दिस इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका। क्या नाम बता रहे हो? हरिहर बुक्का। अच्छा, चलिए अगला सवाल। ये देखो आया अपना फेवरेट, स्कूल चले हम कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसको यूपी ने लॉन्च किया। अगला सवाल, देश का मेंटोर ये किसने लॉन्च किया था? तो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंदर एम्बेसडर किसको बनाया गया? सोनू सूद को एम्बेसडर बनाया गया। अगला, इत्तू खेलो और इत्तू पढ़ो। तुम लोग का क्या है? इत्तू खेलो और इत्तू पढ़ो। अच्छा, कहाँ आया था ये? त्रिपुरा के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया था। अगला, बच्चों के लिए कोविड फंड के अंदर टोटल कितना अमाउंट रखने की बात कही गई है? तो टोटल 10 लाख रुपए रखने को बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। हिजाब को बैन किया गया अभी हाल ही में कहाँ पे? जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो है कर्नाटका। कौन है? कर्नाटका। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र से कर्नाटका के बीच में अपनी ट्रेन्स को चलाता है। ये 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? 100% इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। अगला, विनय समरस्य योजना। ये योजना लॉन्च की गई थी जो दलित्स हैं यहाँ पे उनके वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। और कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था BR अम्बेडकर जी का हैप्पी वाला बर्थडे। और स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर इसका शुभ आरंभ किया गया? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट से। अगला, मैंगलुरु कंपाला फेस्टिवल। भूल गए कि याद है? वो होता है ना, जो होता है बुल भागता है और उसके ऊपर वो पोटली बंधी होती है जिसमें क्या होता है? सिक्के मिलते हैं सोने चांदी के। तो ये फेस्टिवल कहाँ होता है? कर्नाटका में। ऐसे ही फेस्टिवल होता है जलीकट्टू। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर उसका आयोजन किया जाता है। ये रह गया भैया, महाराष्ट्र, लातूर। अच्छा चलो, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये लो भैया, एक एक्सरसाइज है, ठीक है? ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के साथ में हुई है, ये इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। आइए जरा बात करते हैं। इसका नाम क्या है? त्रिशक्ति कॉर्प। एक है हमारे यहाँ के फोर्सेस जिनका नाम है त्रिशक्ति कॉर्प। कॉर्प मतलब कॉर्पोरेशन टाइप। इन्होंने एक एक्सरसाइज का आयोजन किया है, कृपाण शक्ति। क्या नाम है? कृपाण शक्ति। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सी जगह पर इसका आयोजन किया गया है? तो वो जगह कौन सी है? सिलीगुड़ी। कौन सी है? सिलीगुड़ी, जहां पर आपको मिलता है चिकन स्नैक। वो जो जगह आप देखोगे उसे हम चिकन स्नैक के नाम से जानते हैं वेस्ट बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। आइए जरा बात करते हैं कि है क्या। ये देखिए, त्रिशक्ति कॉर्प ने अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया है जिसका नाम है कृपाण शक्ति। कहां पर? सिलीगुड़ी के अंदर तिस्ता फाइल नाम से या तिस्ता फायर रेंज के नाम से आपको एक जगह मिलेगी। चलो इस पूरी कहानी को समझते हैं, ठीक है? सुनिए। त्रिशक्ति कॉर्प, पहले तो ये समझो कि इसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो पहला, इसके अंदर हमारे इंडियन फोर्सेस होती हैं, यानी कि इंडियन आर्मी होती है। फाइन। इंडियन आर्मी के साथ में यहाँ पर आपको कौन मिलेगा? साथ में आपको CAPF मिलता है। कौन है? CAPF, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इन दोनों की ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये। इन दोनों की ज्वाइंट एक्सरसाइज है ये, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कृपाण शक्ति। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया? सिलीगुड़ी के अंदर तीस्ता नाम का एक जगह है, क्या फील्ड है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। तीस्ता जो है एक्चुअल में एक रिवर है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? सिक्किम से ये रिवर निकल कर आती है और वेस्ट बंगाल से बॉर्डर बनाते हुए ये रिवर जाती है और किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है। कौन सी रिवर? तीस्ता रिवर। चलो ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? हाँ, यू आर फ्रॉम सिलीगुड़ी। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ये तो एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, बट वाई, किया क्यों गया? इसलिए इसका आयोजन किया गया कि इन फ्यूचर मान लीजिए अगर कभी हमको किसी बैटल में उतरना पड़े, अगर कभी किसी लड़ाई में उतरना पड़े, तो ये दोनों एक दूसरे को समझ सकें, यानी कि एक कॉपरेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपरेशन तो देखने को मिलता है, बट इसको रूल किसने किया या इसको हेड किसने किया? तो सुनिएगा, त्रिशक्ति कॉर्प के जो हेड हैं उनका नाम है तरुण कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार।
इनके द्वारा इसको हेड किया गया है। ये नाम याद रखिएगा, पेपर के अंदर आपसे नाम जो है वो पूछा जा सकता है। अगले पॉइंट पे आइए, इसको बनाया कब गया था। तो देखो बनाया कब गया था वो पॉइंट अगर हम देखें तो बनाया तो गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पर। इस ग्रुप को बनाया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पर 1942 के समय पर, ठीक। लेकिन उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया, बोला कि नहीं भाई हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 1945 आते आते इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर बोला गया कि भाई देखो लड़ाई कभी भी कहीं पे भी हो सकती है, तो हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, ठीक है ना। बफरिंग हो रही है आज बीच बीच में, अरे यार ये बफरिंग पता नहीं हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रही है। कल तो ऐप भी अपडेट हो गया, उसके बावजूद हो रही है। चलो आज एक बार फिर से चेक करवाते हैं कि ये बफरिंग का इशू क्यों चल रहा है। ओके 1945 नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। तो इसको दोबारा से यहाँ पे कब बनाया गया, 1960 में दोबारा से बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिलीगुड़ी के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है। चलो अच्छा अब बताओ CAPF पहला आया आपका CAPF कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो इसको हेड कौन करेगा, हमेशा अमित शाह जी इसको हमेशा हेड करेंगे। अगला CRPF यानी कि सेंट्रल लेवल पर जो आपका पुलिस फोर्सेस है, इसको हेड कौन करता है, कुलदीप सिंह जी। कौन कर रहे हैं, कुलदीप सिंह जी प्रेजेंट टाइम पर इसको हेड कर रहे हैं। अगला है BSF, इनका राइजिंग डे कब होता है, तो 1 दिसंबर को। इसके हेड कौन है, पंकज जी प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है। आसाम राइफल्स इंडिया का सबसे पुराना ये है। इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था चचर लेवी, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत पुराना है, 1835 के समय पर इसको बनाया गया। इसके हेड कौन है, प्रदीप नायर। इसके हेड कौन है, प्रदीप नायर प्रेजेंट टाइम में इसके हेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। अब कुछ एक्सरसाइजेज जो इंडिया के अंदर हुई हैं। सुरक्षा कवच 2 बताओ, सुरक्षा कवच 2 ये अभी कहां पर हुई, महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगली एक्सरसाइज वरुणा एक्सरसाइज, किसके किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे पूछा जाएगा वो है खंजर एक्सरसाइज। कौन सी, खंजर एक्सरसाइज। इसका आयोजन जब किया गया कौन कौन से देश थे, किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पे आओगे IMEX, ये जो एक्सरसाइज हुई है ये इंडियन ओशियन के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके बीच में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर, जो हिंद महासागर के अंदर देश आते हैं। अब तो हमको लग रहा है वो दिन दूर नहीं है जब जल्दी से आपको एक नई एक्सरसाइज मिलेगी जिसका नाम है सूर्य किरण, क्योंकि अब दोस्त बन गए ना दोबारा से, तो हो सकता है बहुत जल्दी सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो आपको देखने को मिले। और सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट की जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया और नेपाल हो गया, बट नेपाल और चाइना के बीच में जो होती है उसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है, सागर माथा। अच्छा एक चीज और बता दें, कल से ना ये जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस हम आपको रिकॉल कराते हैं, यहाँ पे पुराना वाला करंट अफेयर्स हम ऐड कर लेंगे, सो दैट कि जो आपके पेपर में भी 2020 का करंट आ रहा है ना, आप उसको भी साथ ही साथ में रिवाइज करते हुए चलो, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ से भैया आपकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ शुरू हो रही है और आखिरी में चल के महावीर जयंती सेलिब्रेट करेंगे। फाइन, आइए बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, यानी कि ICC के बारे में बात करनी है। चलिए बताइए, सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताओ। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करने की होती है, तुम लोग तो ऐसे छुट्टी पे चले जाते हो जैसे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। चलिए बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड टू द ICC क्रिकेट कमिटी एज अ मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इनमें से कौन से प्राणी ऐसे हैं जिनको ICC ने अपने एक कमिटी के अंदर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया है। इट्स नॉट सौरव गांगुली, इट्स नॉट सौरव गांगुली, इट्स जय शाह। कौन है, जय शाह जी का अपॉइंटमेंट किया गया। अब देखो खेल, कुछ दिन पहले की बात है, ICC ने अपनी एक मेंस कमेटी के अंदर, एक मेंस कमेटी थी जिसके अंदर अपॉइंटमेंट किया गया था सौरव गांगुली का।
ठीक है। सौरभ गांगुली कौन है? बीसीसीआई के हेड हैं। अब अभी यहाँ पे बातें चल रही हैं कि बीसीसीआई का नया हेड आगे चल के कौन बनेगा। तो यहाँ पे दो नाम है, पहला नाम तो सौरभ गांगुली का ही है, दूसरा नाम किसका है? जय शाह का। दूसरा नाम किसका है? जय शाह का यहाँ पे नाम है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि भाई साहब आईसीसी ने भी खेल कर दिया। आईसीसी ने एक कमेटी के अंदर सौरभ गांगुली को बैठा दिया, दूसरी कमेटी के अंदर जय शाह को बैठा दिया। मतलब इक्वालिटी आप देख रहे हैं किस लेवल की इक्वालिटी है। ओके, विनोद राय जी, अभी हाल ही में इनकी किताब जारी की गई थी। राहुल द्रविड़ की बात करोगे तो ही इज द कोच ऑफ द टीम इंडिया, सभी लोगों को पता है। चलिए जरा बात करेंगे। ये रहे जय शाह, कितने लोगों के फेवरेट है? कितने लोगों के फेवरेट है? भाई किसी के हो फेवरेट तो बता दीजिएगा। चलो अब पूरी कहानी को समझते हैं। हुआ क्या है, यहाँ पे आईसीसी की बैठक का आयोजन हुआ दुबई के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जय शाह का अपॉइंटमेंट किया गया, लेकिन यहीं पर एक और अपॉइंटमेंट भी किया जाता है। वो अपॉइंटमेंट यहाँ पर किसका है? महिला जयवर्धने का। किसका? महिला जयवर्धने। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से ये बिलोंग करते हैं। क्रिकेट प्लेयर हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इनका अपॉइंटमेंट भी किया गया है। किसके अंदर किया गया है? कौन सी कमेटी के अंदर? तो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है पास्ट प्ले रिप्रेजेंटेटिव। पास्ट प्ले रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया। अच्छा, यहाँ से डिसीजन क्या क्या लिए गए? डिसीजन बड़े कमाल के हैं। सुनिए, यहाँ पे कहा गया है कि 2022 से 2023 के बीच में हम डिसीजन ले लेंगे कि जो एम्पायर्स होते हैं वो कितने एम्पायर होने चाहिए। इनका कहना है कि 2 एम्पायर होने चाहिए। एक तो न्यूट्रल एम्पायर होना चाहिए, मतलब वो किसी भी कंट्री का ना हो, और कहा जा रहा है एक एम्पायर जो है वो होम कंट्री का होना चाहिए, मतलब जहां मैचेस हो रहे हैं। ठीक है, जहां पे मैचेस हो रहे हैं। तो अभी ये बोला गया है, कब लागू होगा वो पता नहीं, बट ऐसा बोला गया। अच्छा, फिर क्या बोला गया? इसी बैठक के अंदर बोला गया कि अभी आने वाले समय में जो आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप होगी, आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जाएगा, इसके अंदर टोटल कितनी टीमें खेलेंगी? 10 टीमें खेलेंगी, ये भी डिसाइड हो गया। तीसरा पॉइंट डिसाइड किया गया, आईसीसी विमेन अंडर 19, आईसीसी विमेन अंडर 19 इसका T20 का वर्ल्ड कप होना है। कब होगा? 2023 में होगा। कब होगा? 2023 में। तो होगा कहाँ? साउथ अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। अच्छा, और क्या डिसाइड किया गया? और बोला गया कि जो मेंस वाला वर्ल्ड कप होना है, आईसीसी वाला 2024 में, मेंस की बात कर रहे हैं, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? इसका आयोजन किया जाएगा यूएसए में और वेस्ट इंडीज के अंदर। ये सारी बातें यहाँ पे डिसाइड की गई हैं। ये सारी बातें यहाँ पर डिसाइड की गई हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो? पढ़ना तो पड़ेगा, देखो कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। अब यहाँ पे रो मत, पढ़ना तो तब भी आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे डिसाइड किया गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इनके डिसीजन के बाद में अगर आपसे कोई आईसीसी के बारे में पूछे तो आप सबको पता है इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। इसको बनाया कब गया? 1909 में बनाया गया। इसके अंदर एक सीईओ होता है और एक चेयरपर्सन होता है। अगर हम सीईओ की बात करेंगे तो सीईओ कौन हो जाएंगे? ये हैं जियोफ, ठीक है, एलरडाइज। कौन है? जियोफ एलरडाइज। और अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। इन दोनों का नाम आपसे कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगले नाम पे आइए। अगला नाम है यहाँ पे आपके सामने हर्षवर्धन जी। अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया ना, तो अगर हम हर्षवर्धन जी के नाम की बात करें, हो सकता है, मे बी हो सकता है सौरभ गांगुली को दोबारा से प्रेसिडेंट बना दिया जाए, यू नेवर नो। चलिए, हर्षवर्धन जी अभी हाल ही में G20 के अंदर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये क्या करेंगे? ये G20 की समिट को क्या करेंगे? पूरा लीड करने वाले हैं। ठीक, अगर पूछा जाए G20 समिट इंडिया में कब होगी तो 2023 में होगी। अगला नाम लिखा हुआ है मनोज सोनी। ये कौन है? ये है यूपीएससी के नए चेयरपर्सन। कौन है? यूपीएससी के नए चेयरपर्सन। यूपीएससी आर्टिकल नंबर 315 के अंदर दिया गया है। अगला सुनिएगा, विनय मोहन। ये कौन है? ये बनेंगे नए फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये बनेंगे नए फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अगला नाम विश्वास पटेल। ये कौन है? ये है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड। पेमेंट
काउंसिल इंडिया के हेड के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला नाम सुनिएगा, हाँ, गिलबर्ट हुआंगबो। क्या हुआंगबू है, समझ रहे हो, यहाँ पे होंगा चौंगा नहीं लिखा है। इनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है। और इसको भी बनाया गया था किसके साथ में, इसको भी बनाया गया था किसके साथ, लीग ऑफ नेशंस के साथ में। अगला नाम जय शाह। इनको अभी रिसेंटली एशिया क्रिकेट काउंसिल के हेड के रूप में एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है। समझ गए, एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है। चलिए, अच्छा, ये लो फिर से स्पोर्ट्स की न्यूज आपके सामने आती हुई। हॉकी का है जूनियर विमेन, ठीक है, हॉकी का जूनियर विमेन का खिताब। पहले आप मुझे ये बताओ कि अभी कुछ समय पहले मेंस वाला जो हॉकी जूनियर के मैचेस हुए थे, उनका आयोजन कहां पर किया गया था, नेम द प्लेस। उनका आयोजन कहां पर किया गया था। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में जूनियर विमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया। ये आयोजन साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया। सवाल आपसे ये कह रहा है कि कौन सी टीम यहां पर जीती है। हाँ, कहाँ रह गए, नीदरलैंड, नहीं नीदरलैंड तो ये हो गया, लेकिन मेरे सवाल का आंसर नहीं आया अभी तक। मेरा सवाल आपसे ये था कि जूनियर वाला जो मेंस का, एग्जैक्टली ओडिशा, बहुत लाजवाब हो गया, भुवनेश्वर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। चलिए बताइए, इसमें कौन सी टीम जीती है, नीदरलैंड जीती है। कितनी बार जीत चुकी है, 4 बार जीती है। किसको हराया है, जर्मनी को हराया है। चलिए जरा यहाँ पे बात को समझते हैं। ये देखिए, नीदरलैंड अभी हाल ही में यहाँ पे जीती है। मैचेस कहाँ हुए, साउथ अफ्रीका के अंदर इनका आयोजन किया गया। सुनना, पहला पॉइंट, नीदरलैंड ने यहाँ पे इसको जीता है। कितनी बार इसको जीत चुके हैं, 4 बार। दिस इज द 4th टाइम। किसको हराया है, जर्मनी को यहाँ पर हराया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जूनियर चैंपियनशिप जो है ये किसकी है, फीमेल्स की है, विमेन की है, कहाँ पर आयोजन हो रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर आयोजन किया गया। अगर आपसे मेंस जूनियर का खिताब पूछा जाए हॉकी वाला कहाँ हुआ था, तो ये इंडिया के उड़ीसा यानी भुवनेश्वर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा गया कि किसको हराया, तो जर्मनी को हराया। बट कौन सी ऐसी टीम थी जो ब्रॉन्ज यानी कि तीसरे नंबर पे रही। सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, सवाल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इंग्लैंड जो था, इसको यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अच्छा, ये जो हॉकी फेडरेशन है ना, इसने एक कंट्री को बैन भी किया था। वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री रशिया है। यानी कि रशिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी रशिया ने रशिया के नाम के साथ में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यहाँ पे भी रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इनको बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कहा जाए हॉकी इंडिया को कब बनाया गया, हॉकी इंडिया को कब बनाया गया, 1925 में। इसके हेड कौन है, ज्ञानेंद्रो अंकल हैं। लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अगर पूछा जाए तो क्या करोगे, इसके हेड कौन है, इसके हेड दूसरी बार अपॉइंट किए गए कौन है, कोई बता पाएगा, नरेंद्र बत्रा। सबको बताना पड़ेगा क्योंकि 85 बार पढ़ाया हुआ है। कौन है, नरेंद्र बत्रा। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉसनी, स्विट्जरलैंड के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलता है। तो पहला पॉइंट, नीदरलैंड ने 4 बार खिताब जीता, जर्मनी को हराया, साउथ अफ्रीका के अंदर आयोजन किया गया। किसको बैन किया, रशिया को बैन किया। इंडिया का जो इंडिया हॉकी है 1925 में बना, ज्ञानेंद्रो जी इसके हेड हैं। इंटरनेशनल हॉकी की बात करो, लॉसनी के अंदर हेडक्वार्टर है, इसके हेड कौन है, बत्रा जी इसके हेड है। ठीक, चलो अब बताना यहाँ पर पहला सवाल, 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, आंसर करके बताइए। ओके, तो बच्चा मैंने हिंदी न्यूज़पेपर कटिंग कहाँ यूज करी, दैट यू कांट अंडरस्टैंड हिंदी। क्या बातें करते हो यार तुम लोग कभी। चलो पढ़ो, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए 2026, बताओ जल्दी। विक्टोरिया, श्योर है सबके सब, विक्टोरिया पक्का पक्का, विक्टोरिया। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मानना पड़ेगा, इसका आयोजन होगा विक्टोरिया के अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, अगर आपसे पूछा गया कि 2022 में कहां पर इसका आयोजन हो रहा है, तो ये आपको कहां मिलेगा, ब्रिस्बेन के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, ब्रिस्बेन के अंदर यानी कि इंग्लैंड में। अगला, वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई, तो इट हैज बीन वॉन बाय इंडिया, भारत के द्वारा इसको जीता गया। अगला, मियामी ओपन टेनिस 2022 किसके द्वारा जीता गया,
किसके द्वारा जीता गया, इसका आंसर करके बताइए। 2022 पूछा गया है। अरे वही थी ईगा, भूल गए इसको? अरे यार तुम लोग भूल जाते हो, ईगा के द्वारा इसको जीता गया है। अगला, आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ये कहां पर हुआ था? न्यूजीलैंड के अंदर हुआ। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में किसने जीता? तो फरारी के ड्राइवर जिनका नाम क्या है? चार्ल्स, इनके द्वारा इसको जीता गया है। नेक्स्ट पे आइए। कतर 2022 नवंबर 2022 के अंदर आयोजन किया जाएगा किसका? फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप। कहां पर? कतर की कैपिटल दोहा के अंदर। अगला, 2022 सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? अगेन आई एम सेइंग इसका आंसर लुइस हैमिल्टन मार्क करके मत आ जाना, इसका आंसर है मैक्स। कौन है? मैक्स ने यहाँ पर इसको जीता है। अगला, ओडिशा। ओडिशा जो है वो हमारे देश की जो हॉकी टीम है, चाहे वो मेन वाली हो चाहे वो विमेन वाली हो, उसको 10 सालों के लिए स्पॉन्सरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट पे आइएगा। इंडिया ने मेडल कब जीता था? गोल्ड मेडल। तो आंसर क्या होगा? 1980। हॉकी की बात हो रही है। कहाँ पे आयोजन किया गया था ओलंपिक्स का? तो ये आयोजन हुआ था मॉस्को के अंदर। कहाँ? मॉस्को, रशिया के अंदर। अगला, ध्यानचंद जी की बात की जाए या मेजर ध्यानचंद जी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी वो कहाँ होगी? मेरठ के अंदर। ये सवाल अभी आपके पेपर में पूछा गया। अगर पूछा जाए कि इस अवार्ड के अंदर कितना प्राइज मनी है, तो 25 लाख प्राइज मनी है। और ये ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में ध्यान देना इसका। ठीक है, चलो अच्छा, ये लो भैया, कितने लोगों के फेवरेट हैं आपके हिटमैन यहाँ पर आते हुए? रिकॉर्ड बनाएं, चलो जाने इनके बारे में भी। सुनिएगा, सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक दूसरे प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर कौन बन गए हैं विराट कोहली के बाद में, जिन्होंने 10,000 रन T20 क्रिकेट में पूरे किए। कितने लोगों के फेवरेट हैं ये? हाँ, देखो इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। अब सुनिएगा, पहले खिलाड़ी भारतीय हैं, पहले खिलाड़ी भारतीय हैं, यानी ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए वो है विराट कोहली। दूसरे प्लेयर जो बने हैं जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं वो है रोहित शर्मा। लेकिन पहले खिलाड़ी T20 के अंदर जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए, ओहो, वो है अपने प्यारे क्यूटी पाए जिनका नाम है क्रिस गेल। क्या नाम है? क्रिस गेल। हाय रे इनके बाल। खैर, क्रिस गेल इज द करेक्ट आंसर। ये रहे हिटमैन आपके। हाँ, आधों की तो मतलब यहाँ पे सांसें रुक जाती हैं हिटमैन को देख के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। मुंबई इंडियंस IPL के अंदर वो टीम है जिसने 5 बार ये चैंपियनशिप जीती हुई है और 4 बार इस चैंपियनशिप को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता हुआ है। इस बार तो ना जीतेगी, देख ही रहे हो क्या हालत चल रही है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे टीम का? चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा। अगला, चेन्नई सुपर किंग ने ICICI बैंक के साथ में मिलके अपने फैंस के लिए एक क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला ये सबसे पहला क्या बना था? सबसे पहला बैंक बना। ठीक है, चलिए अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और। सुनना, पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहला इंडियन विराट कोहली, दूसरा इंडियन रोहित शर्मा। अगर पूछा जाए पूरी दुनिया के अंदर पहला प्लेयर तो क्रिस गेल हो गया। तो रोहित शर्मा पूरी दुनिया में कौन से नंबर पे आए? तो पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है। वैसे आएगा नहीं इतना डिटेल। आहा, देख रहे हो इसका चांद सा रोशन चेहरा। हाँ, ये है बाबर आजम भाई साहब, मार्च में प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार ये प्लेयर ऑफ द मंथ बने, इससे पहले अप्रैल में लास्ट ईयर भी ये प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत चुके हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से ये बिलोंग करते हैं। अगला नाम, ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च की अगर हम बात करें तो रेचल को यहाँ पर ये खिताब दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, ये कितने लोगों के फेवरेट हैं? DJ ब्रावो। हाँ, DJ ब्रावो की बात करें तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि IPL के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो हैं DJ ब्रावो। देख रहे हो,
बंदा मतलब डीजे लेके साथ में चलता है। अगला सुनिएगा, अगला है यहाँ पर खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वीमेन आर्चरी टूर्नामेंट। ये कहाँ पर हुआ? अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था ना। किस जगह पे किया गया? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी जो है, ये ध्यान रखिएगा कि ये भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स है। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया, तो ये 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कितने खेल जोड़ दिए गए? 2 खेलों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। ये आयोजन कहाँ पर हुआ? जमशेदपुर में हुआ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ओहो, ये है आपके प्यारे अश्विनी। अश्विनी की बात करें या आर अश्विन की बात करें, तो आर अश्विन जो है ये राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से खेलते हैं। सबसे पहले वो खिलाड़ी बने हैं, सबसे पहले वो खिलाड़ी बने हैं जो कि रिटायर्ड आउट हैं। क्या है? रिटायर्ड आउट हैं, मतलब चले गए फिर वापस ही नहीं आए। हाँ, तो ये थे। चलिए, अगली आपकी वन लाइनर न्यूज़ है, एक आपकी योजना है, और इसके बाद में महावीर स्वामी जी का हैप्पी बर्थडे। दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए सुनिएगा, ई नाम योजना, इस योजना को पूरे हो गए हैं 6 साल। कितने साल पूरे हो गए? 6 साल इस स्कीम को पूरे हो गए। अब आपके पेपर में देखो क्या पूछा जाता है, स्कीम के ऊपर जब सवाल आता है या तो वो उसका एम पूछेगा या वो लॉन्च कब हुआ, यही तो पूछता है। तो चलिए जरा इसके बारे में बात करते हैं। सुनिएगा, ई नाम योजना जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये मिनिस्ट्री किसके पास में? नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में आपको ये मंत्रालय मिलेगा। ई नाम का मतलब क्या है? ई नाम का मतलब यहाँ पर ये है कि जो किसान लोग होते हैं इनको अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडियों में जाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो किसान लोग हैं इसी पोर्टल के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कौन सी मंडी के अंदर प्राइस कितना चल रहा है, और यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ मंडी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जाती हैं ताकि किसी भी किसान को यहाँ पे कोई असुविधा ना हो। दूसरा पॉइंट, ई नाम है ना, तो यहाँ पे नाम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। नाम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या है? मार्केट है। इसमें क्या होगा? मंडियों को बढ़ाया जाएगा, मंडियों को बढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज कि जो किसान है वो डायरेक्टली यहाँ पे मंडी में कांटेक्ट कर सकता है। सिंपल, जो बीच में बिचौलिए होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अरे हम आपका ये सामान वहाँ पे बिचवा देंगे लेकिन इतना कमीशन खाएंगे, इनको बीच से हटाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब 6 साल पूरे हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको लॉन्च कब किया गया होगा? कब लॉन्च किया गया होगा? लगाओ जरा गणित, देखें तो इसको लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया। अभी तक टोटल अगर हम डेटा देखें तो ये 16 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में ये लागू हो चुका है। स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, टोटल कितनी मंडीज अब तक बनके तैयार हो चुकी हैं? इतनी। और कितनी मंडीज इनको टोटल बनानी है? इतनी। ये इनका टारगेट है, ठीक है। 1000 इज द टारगेट, बट करीबन 5000 याद आ रहा है, 500 यहाँ पे करीबन मंडी का। देखो ये यहाँ पे फिगर दिया है, ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है बट ये पीआईबी का डेटा है, ठीक है, तो ये गलत कभी नहीं होता। तो इनको यहाँ पे डेवलप किया गया है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ ऐसी जगह भी है, कोई कोल्ड स्टोरेज भी बनाया गया है? जी हाँ, इसके लिए जगह जगह पर वेयर हाउसेज भी बनाए गए हैं ताकि जो सामान है इसको एक जगह पर स्टोर किया जा सके। और वेयर हाउस के लिए जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो दिल्ली के अंदर बनाया गया है, समझ गए। चलिए, अच्छा, अब आइए यहाँ पे कुछ स्कीम फटाफट से बताना, ठीक है, फटाफट से बताना। नहीं यार मुझे पता है आज कुछ बफरिंग ज़्यादा ही कुछ हो रही है, जबकि कल मैंने इसको अपडेट कराया है उसके बाद भी कुछ दिक्कत कर रहा है। चलो मैं आज एक बार टीम से पूछती हूँ भाई, इसको एक बार फिर से देखो। चलिए सुनिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये योजना जो है इसको कब लॉन्च किया गया? तो 2019 में नहीं, 2014 में इसे लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसको लॉन्च कब किया जाता है? 2015 में लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। प्रेजेंट टाइम में इसके मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया, ये प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है। अगला सुनिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अभी रिसेंटली इसको 7 साल पूरे हुए हैं। इसके अंदर लोन प्रोवाइड किया जाता है। 2015 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था।
अगला सुनो, अटल पेंशन योजना, ये जो योजना है ये भी 2015 में आती है और इसको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही लॉन्च करती है। नेक्स्ट योजना किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र 2014 में मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको जारी किया गया। अगला दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये योजना कब आती है? हाँ, ये योजना कब आएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको 2015 में लॉन्च किया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट सुनिएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो गोकुल मिशन की बात करें तो 2014 में और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मनाएंगे महावीर स्वामी जी की जयंती। तो यहाँ पर सारे पॉइंट आपके दिमाग में महावीर जयंती से जुड़े हुए या फिर महावीर जी से जुड़े हुए जितने भी हैं वो कमेंट में लिखना शुरू करिए। महावीर स्वामी जी के बारे में जितनी बातें तुमको पता है इत्मीनान से लिखना, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि आधे तो आखिरी में स्क्रीनशॉट मारेंगे, मुझे पता है। चलो समझना, महावीर स्वामी जी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इनकी एनिवर्सरी है या जो जयंती है वो सेलिब्रेट की गई, जिसके लिए पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को ग्रीट किया, यानी कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशन या मुबारकबाद दी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये कौन सी कम्युनिटी से जुड़े हुए? तो जैनिज्म से ये जुड़े हुए हैं। अगर पूछा जाए जैनिज्म या जो रिलीजन है ये कौन से रिलीजन के बाद में आया, तो ये बुद्धिज्म के बाद में आया, तो इसे यहाँ पर इसका कंटेम्प्रेरी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका बर्थडे है तो वर्धमान महावीर जी का ये बर्थडे है। कौन? वर्धमान महावीर जी, ये इनका पूरा नाम है, इनका बर्थडे है जिसको यहाँ पे जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म के अंदर टोटल कितने तीर्थंकर थे? तो टोटल 24 तीर्थंकर थे। अगर आपसे कहा जाए सबसे पहले तो आप कहेंगे ऋषभदेव। क्या बोलोगे? ऋषभदेव। लेकिन अगर कहा जाए कि 23rd नंबर के तीर्थंकर कौन थे तो ये कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24th नंबर के जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। फाइन। अब आएगा यहाँ पे अगला पॉइंट कि इनकी जो बर्थ है, इनका जो जन्म है वो सिद्धार्थ और मदर कौन थी इनकी? त्रिशाला। ठीक है, सिद्धार्थ एंड मदर त्रिशाला। ये जो इनकी मदर थी ये लिच्चावी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। कौन सी डायनेस्टी? लिच्चावी डायनेस्टी से इनकी मदर बिलोंग करती थी। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 BC में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली नाम की जगह पर। ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा बिहार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब यहाँ पे ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है। देखो सवालों का क्या है, वो कहीं से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, आप वहाँ पे देखो बच नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसकी डायनेस्टी यहाँ पे क्या रहेगी? ये वैशाली में इनका जन्म हुआ और इनकी डायनेस्टी क्या हो जाएगी? इश्कवांग डायनेस्टी। इस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर पूछा जाए कि इन्होंने या फिर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कितनी एज पे जाके हुई थी? इतनी एज पे हुई। ओके, अब इनकी जो डेथ होती है, इनकी डेथ कब होती है? तो ये 72 ईयर्स के थे तब इनकी डेथ होती है। ओके, और डेथ इनकी होती कहाँ पे? जगह का नाम क्या है? पावापुरी। जगह का नाम क्या है? पावापुरी में इनकी डेथ होती है। ये तो देखो बातें वो हो गई जो हमें नॉर्मल पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अब इनकी जो एनिवर्सरी होती है, जब चैत्र के महीने में 13th वाला डे आता है तब इनकी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी के उपलक्ष्य में रथ यात्रा निकाली जाती है। दिस इज नॉट जगन्नाथ रथ यात्रा। दिस इज नॉट जगन्नाथ रथ यात्रा। रथ यात्रा जो है वो यहाँ पे निकाली जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि इनकी जो पूरी बर्थ साइकिल है या फिर इनका कहना ये था कर्मा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुमको फल मिलेगा। समझ गए हो? तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये जो जैनिज्म है ना, जैनिज्म की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। ये दो सेक्ट में डिवाइडेड है। और हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जो किताबें वगैरह हैं, जो टीचिंग्स वगैरह हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में होंगी? तो प्राकृत भाषा में। पाली हो जाएगी बुद्धिज्म के लिए और प्राकृत भाषा यहाँ के लिए हो जाएगी। समझ गए हो? तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी थी।
होमवर्क हम कोई इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि आप यहाँ पे अपना रिवीजन कर सको, और इस प्रॉब्लम को आज हम सॉर्ट आउट करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। खैर अब बात, अच्छा रिवर भी बता ली, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे सीधे शाम को 4 बजे, यूट्यूब पे आपसे मुलाकात होगी, और शाम को 8 बजे। दोनों क्लासेस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के यूट्यूब पे ही रहेंगे, CBT 2 एंड SSC के। और प्लस बैचेस के बारे में एक बार से सुन लीजिएगा, आपका जो नया प्लस बैच है वो स्टार्ट होगा वेडनेसडे को। चाहो तो आप अभी से सफलता बैच या अभ्यास बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो 6 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर आप अपना सवाल पूछ सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, आइकॉनिक फीचर्स भी मिलते हैं। लेकिन 24 अप्रैल को आपका टेस्ट रहेगा कॉम्बैट का, जो आपको ज्वाइन करना है। आप अपने सवालों को स्क्रीनशॉट लेके भी पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड का भी ऑप्शन मिलेगा। अब आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है, 15 तारीख बताई थी ना आपको, आज आखिरी दिन है। तो भाई अगर आपको ज्वाइन करना है तो आज रात तक ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 1 साल का ज्वाइन करने पे 3 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैच मिलेगा, और अगर आप 2 साल का ज्वाइन करते हो तो आपको 6 महीने का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आइकॉनिक बैच करो चाहे वो वाला करो, बोथ आर सेम। इसके अलावा आपके लिए टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, इसका लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है। 5000 का यहाँ पे आपको वाउचर मिलेगा इन सभी चीजों के ऊपर जो कोड लगाना है, ये कोड यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, कल से आपके रिवीजन के पार्ट पे रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। कल से आपके रिवीजन के पार्ट पे जो क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स वाले, उन्हीं के बेसिस पे हम चीजों को इंक्लूड कर लेंगे, सो दैट आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे शाम को 4 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जितने बच्चों का एग्जाम है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास की PDF, क्लासेस के लिंक प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।